जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला, जो इज़्ज़त देने वाला, जो रिज़्क़ का रज़ाक़, जिसने पैदा किया और जिसके कब्ज़े में मेरी रूह है। आज वो तसलसल है हमारा एज वाइज डिजीज़ का। इससे पहले जो लेक्चर हुए वो 18 साल से नीचे उम्र के थे। अब 18 और 40 के दरमियान का एरिया, ये वो एरिया है, एज वो ग्रुप है जो इंसान बिल्कुल बालग हो जाता है और उसकी प्रैक्टिकल लाइफ शुरू होती है। और इस प्रैक्टिकल लाइफ शुरू होने में फिर जो हमारा बीमारियों का एरिया है वो ज़रा बढ़ जाता है। और पहले हम चल रहे थे बच्चों की बुनियाद कैसे है, जेनेटिक्स पे। अब चूँकि एक प्रैक्टिकल लाइफ शुरू हो रही है और इसमें उसके फाइनेंशियल मसाइल भी होंगे, उसके मेंटल मसाइल भी होंगे, उसके फ़िज़िकल मसाइल भी होंगे, उन सब को हम डिस्कस करेंगे। और ये ही जो एक जो कहते हैं ना भरपूर किस्म की प्रैक्टिस यहाँ से शुरू होती है। फिर हम 40 इयर्स के बाद जो एरिया हमारा आएगा वो फिर इंसान का आस्ता आस्ता डिक्लाइन शुरू हो जाता है। वो 40 ईयर तक तो पीक पे जाता है और फिर कुछ लोग 50 तक भी बेहतर रहते हैं, कुछ 60 तक भी बेहतर रहते हैं। लेकिन 40 और 18 के दरमियान जो होता है वो जो फर्टिलाइजेशन का एरिया है, जो जेनेटिक सिस्टम फुली वर्क कर रहा होता है, ये वो एरिया है। तो इसको, और ये बड़ा मज़े की ये फील्ड है। और अगर हम इसको समझ के चलते हैं, पहले भी जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं वो उस हद तक वो भी उनका अपना एक रोल था। इंसान की वो बुनियाद है। बड़ा एक्साइटिंग और इमोशनल पीरियड था 12 से 18 साल का। अब एक प्रैक्टिकल लाइफ, और प्रैक्टिकल लाइफ में हम क्या क्या फेस करेंगे उसको हम देखते हैं। उससे पहले कि मैं टॉपिक पे जाऊं, मैं आज का अफरोज़म करना चाहूँगा। और अफरोज़म हमारे पास जो है वो उसी की कंटिन्यूटी है जो पिछला अफरोज़म था 169। इसमें वो कहता है कि इस केस में, जैसा कि हर केस में होता है, जहां बीमारी की हालत में तब्दीली वाक़या हो चुकी हो, बीमारी की बाकी मांदा अलामात के बारे में पूछना चाहिए। वो कहते हैं जब हम पहला नुस्खा दे जाते हैं और उसमें तब्दीली आ चुकी हो उन अलामात में, बीमारी की उस हालत में तब्दीली आ चुकी हो, तो फिर हम दोबारा से एक इंक्वायर करते हैं, दोबारा से क्वेश्चन करते हैं, दोबारा से उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। बाकी मांदा अलामात के बारे में पूछना चाहिए, ज़रूर पूछना चाहिए कि भाई दवाई दी थी उसके अंदर तब्दीलियाँ आई, अब क्या है। एक और दवा जो मौजूदा इस पहली दवा जो मौजू महसूस की गई थी को नज़रअंदाज करके, अब ये ना देखें कि जो मैं पहले दवाई दी थी, वो कहता है इसको नज़रअंदाज कर दें, उस सिचुएशन को दोबारा देखें। एक और दवा जो मौजूद अलामात के मुताबिक मौजू तरीन होकर मुंतखब करना चाहिए। अगर ऐसा, और अक्सर ऐसा नहीं होता, जो दवा पहले महसूस की गई थी कि ये अगली बेहतरीन दवा है, इसमें वो ये कहते हैं कि जो तब्दील शुदा हालत है फिर उसके मुताबिक दवा को सिलेक्ट करें, पहले वाली को भूल जाएं, पहले वाली को छोड़ दें, नज़रअंदाज कर दें, और फिर उसके मुताबिक अब बाकी मांदा अलामात के लिए मौजू रहेगी। जो बाकी अलामात बच जाती हैं उसके लिए ये मौजू रहेगी और हमारे इत्माद में भी इजाफा करेगी।
हमारे एतमाद में भी इजाफा करेगी। एतमाद में इजाफा कब होता है? कि जब बीमारी ठीक होती है। और इस दवा की बाकी अदवा दिए जाने पर तरजीह देना चाहिए कि बजाय आप कोई और दवा का इंतखाब करें, वो जो सिलेक्टेड अलामात बाकी रह गई हैं और या तब्दीली होके आ गई है, उसको कंसीडर करें। ठीक है जी। अब आते हैं जी असल मौजू की तरफ। बाद दफ़ा मैं ये बात आपको ये बताऊं कि बाद दफ़ा क्यूरेटिव प्रोसेस चल रहा होता है, एक दवा काम कर रही होती है, लेकिन एक हद तक आकर वो अपना काम छोड़ देती है। तो जब वो काम छोड़ देती है तो पहली तो बात यह है कि उसकी पोटेंसी को आपको अब नीचे ऊपर करना चाहिए या फिर उसको इंटरकरंट करना चाहिए। तो फिर अगर नहीं तो फिर दवा को आप तब्दील करें कि अब ये चीज़ें रह गई हैं, अब ये नहीं कर रही, तो फिर सेकंड मेडिसिन की चॉइस बननी चाहिए। और मेरे ख्याल में कोशिश ये करनी चाहिए कि उस दवा की कोई एनीमिकल दवा ना हो, बल्कि कम्प्लीमेंट्री दवा हो या उससे गैर मुताबिकत ना रखती हो। दवा बेशक आप नई सिलेक्ट करेंगे लेकिन गैर मुताबिकत ना रखती हो, उसको उसकी मामून हो, उसकी फॉलो वेल हो। व्हाट इज द लॉ ऑफ नेचर? लॉ ऑफ नेचर क्या है? जब इंसान को उसने बड़ा कर लिया, तैयार कर लिया, बालग हो गया, अब उसने प्रैक्टिकल लाइफ में जाना है। दिस इज़ द लॉ ऑफ नेचर के पैदा किया, फिर बड़ा किया और फिर उसको प्रैक्टिकल लाइफ में डालना है। ये कानून कुदरत है। द नेचर हैज़ क्रिएटेड मैन एंड वुमन फॉर द फर्दर जनरेशन ऑफ द ह्यूमन रेस। खुदा ने आपको इसलिए पैदा किया कि आपसे एक और नस्ल बनाई जाए। और इसलिए लव जो है वो ट्रांसफर होती है अप टू डाउनवर्ड्स। क्रिएटर क्रिएशन से मोहब्बत करता है, खुदा इंसानों से मोहब्बत करता है, इंसान खुदा से मोहब्बत नहीं करते। इसी तरह बाप औलाद से प्यार करता है, औलाद बाप से प्यार नहीं करती। हम एहतराम करते हैं, हमें अखलाकियात सिखाई जाती हैं, लेकिन जो नेचर है वो चेंज नहीं हो सकती। अगर नेचर चेंज हो सकती तो फिर लोग क्रिएशन ना करते, फिर जनरेशन ना होती, फिर माँ बाप से प्यार करते, फिर आगे ना चलते। लिहाजा लव ट्रांसफर अप टू डाउनवर्ड्स है। और लव एक तो ट्रांसफर अप टू डाउनवर्ड्स है, क्रिएटर क्रिएशन से प्यार करता है। दूसरा लव अपोजिट से है, अपोजिट सेक्स से है। मर्द औरत से प्यार करता है, औरत मर्द से प्यार करती है। यह भी लॉ ऑफ नेचर है। मर्द मर्द से प्यार करना, ये दिस इज द नॉट लॉ ऑफ नेचर। औरत औरत से प्यार करना ये कोई नेचर नहीं है। आप अगर गौर से देखें, ये जो अपोजिट सेक्स से प्यार है, अगर आप देखेंगे तो बाप बेटी से ज्यादा प्यार करता है और माँ बेटे से ज्यादा प्यार करता है। भाई बहन से प्यार ज्यादा करता है, भाई भाई से ज्यादा प्यार नहीं करता। बहन भाई से ज्यादा प्यार करती है, बहन बहन से ज्यादा प्यार नहीं करती। दिस इज द लॉ ऑफ नेचर, क्योंकि उसने इसमें एक अट्रैक्शन रखनी है। खुदा ने इंसानों के दरमियान एक अट्रैक्शन रखनी है, और ये अट्रैक्शन किसके लिए? नस्ल को बढ़ाने के लिए। वन रेस टू अनदर रेस। और खुदा को आपकी कब तक जरूरत है? जब तक आप फर्टिलाइजेशन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपका काम करता है, उस वक्त आपको खुदा की जरूरत है। जब वो सिस्टम आपका खत्म हो जाएगा, उसका काम करना वो छोड़ जाएगा, तो फिर डिक्लाइन शुरू हो जाएगा। फिर आस्ता आस्ता आप मौत की तरफ चल पड़ेंगे। उस वक्त तक ज़रूरत है जेनेटिक सिस्टम, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, जब तक वो काम करता है, वो बच्चे पैदा करने की जब तक उसके अंदर सलाहियत है।
इसलिए आजकल बहुत इस पे बहस की जा रही है और बहुत ज़्यादा इस पे तवज्जो दी जा रही है कि आपने अगर लंबी उम्र पानी है तो यू मस्ट बी सेक्सुअली एक्टिव। तो आपका हार्मोनल सिस्टम, आपको सेक्सुअली एक्टिव अगर जितना ज़्यादा आप रहेंगे इतनी ज़्यादा आप उम्र पाएंगे, और जो सेक्सुअली एक्टिव नहीं रहता उसका हार्मोनल सिस्टम वीक होता जाता है और वो डिक्लाइन की तरफ जाता है और अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। इसलिए आपने देखा होगा कि बाज़ लोगों की उम्रें बहुत 100 साल होती हैं, 110 भी, लेकिन वो लोग उस वक्त तक भी सेक्सुअली एक्टिव होते हैं। कभी मैंने ऐसा नहीं देखा कि जो सेक्सुअली एक्टिव ना हो या इम्पोटेंट हो गया वो ज़्यादा उम्र पाए। ये सारा हार्मोन्स की गेम है, और ये सारे जो हार्मोन आपकी जेनेटिक सिस्टम में वर्क करते हैं, ये सारे आपकी नशोनुमा पे भी इनका रोल है। बॉडी की नशोनुमा ये होंगे तो बॉडी की नशोनुमा होगी, बॉडी की नशोनुमा हेल्दी होगी तो आप बच्चे पैदा करने की आपकी सलाहियत कायम रहेगी। तो ये चीज़ें जो हैं गौर करनी चाहिए और इसको देखना चाहिए कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं कि जो हमारे इस जेनेटिक सिस्टम को वीक करते हैं या स्ट्रॉन्ग करते हैं। ये मैं इसलिए यहाँ कह रहा हूँ कि यहाँ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब हम 40 क्रॉस करेंगे तो फिर ये जो जेनेटिक सिस्टम है ना, ये वीक होना शुरू हो जाएगा। ये हार्मोन्स की प्रोडक्शन कम होना शुरू हो जाएगी, और जो उसको कायम रखेगा, जो उसको बढ़ाने की कोई तरीके जानता है, चाहे वो मेडिकल है या जो भी है, तो वो फिर उसकी एज बढ़ेगी, वो अपनी हेल्थ को मेंटेन रख सकेगा। लेकिन ये इसलिए यहाँ में कि ये वो हम एक एरिया से निकल के आए हैं। मैंने वहाँ भी कहा था कि ये चीज़ें अगर आप नहीं करेंगे तो अगली एज आपकी बेहतर होगी। अब इस एज को भी अगर हमने मेंटेन रखना है तो फिर अगली एज हमारी बेहतर होगी। बच्चे जब पैदा होते हैं तो वहाँ हमने उनको बचा के रखना है 12 साल तक, तो फिर अगली एज बेहतर होगी, और उसको अगर बचा के रखना है तो उससे अगली एज बेहतर होगी, तो उससे बचा के रखना। तो ये जो स्पैन मैंने दिए हैं, जो मैंने दिए हैं कि ये 1 साल से हमने पहले किया, 1 साल से 5 साल, 5 साल से 12 साल, 12 साल से जो मेरा सारा जो चल रहा है, तो बेसिकली हर हमारा जो स्टेप है, जो एरिया है, वो अगले एरिया को सपोर्ट करता है। तो ये वो एरिया है, वो जगह है कि जब बुढ़ापे की तरफ इंसान जाता है तो इस एरिया में उसने कितना मेहनत की है, इस एरिया में जैसे वो ज़िंदगी में कितना उसने फाइनेंशियली अगर सोचें तो कितना उसने कमाया, तो अगली एज में वो कैसे उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि इस एरिया में ही सारी मेहनत है। मतलब आपने फाइनेंशियली अगर ज़्यादा स्टोर कर लिया है तो चूँकि अगली एज जो होगी उसमें आप उतनी मेहनत नहीं कर पाएंगे जितनी इस एज में करते हैं। इसलिए अगर आपने सेहत को इस एरिया में कायम रखा तो फिर आप ये सोचें कि इस एरिया को मैं अगर स्पाइल कर बैठा या इससे पिछले एरिया को मैं स्पाइल कर बैठा, तो आप ये ना समझें फिर अगला एरिया में दवाओं से या किसी चीज़ से कितना इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो ये बेसिस हैं, और हमारा ये फ़र्ज़ है कि हमारे पास जिस एज का बंदा आए हम उसको अगली एज के लिए तैयार करें कि अगली एज उसकी सेहतमंद रहे। मतलब एक तो जिस काम के लिए आपके पास आया है वो काम तो उसका होना चाहिए, वो बीमारी या वो जो चीज़ आपके लेके, लेकिन आपकी ये भी एक तवज्जो होना चाहिए, क्योंकि ये खुदाई काम है। दिस इज नॉट ए कमर्शियलिज्म। आप अपनी नस्ल को प्रोटेक्ट करते हैं तो क्या है, नेचर शुड हेल्प यू, खुदा आपकी भी मदद करेगा, क्योंकि आपकी इंटेंशन बड़ी दुरुस्त है कि आपने अपनी नस्ल, इंसान की नस्ल को बेहतर रखना है। तो
ये जितनी अब ये एरिया जो हमारा आएगा, इसको ये अगर हम अच्छे तरीके से गुजार लेते हैं, सेहतमंद तरीके से गुजार लेते हैं, इसको प्रोटेक्ट करके गुजार लेते हैं, इसमें जो एहतियातें हैं, जो बीमारियां हैं, उनको हम ठीक रखते हैं, सेहत बरकरार रखते हैं, तो हमारा अगला जो 40 साल और 60 साल का जो स्पाइन है वो हमारा बहुत अच्छा गुजरेगा। द एज ऑफ 18-14 ईयर्स इज ए रिप्रोडक्टिव पीरियड। अब लोग सवाल ये भी करेंगे जी 50 साल भी लोग बच्चे पैदा करते हैं। नहीं, बच्चे लोग 100 साल तक भी पैदा करते हैं, लेकिन हमने वो एरिया लिया है कि जो बहुत ज़्यादा रिच एरिया है, बहुत ज़्यादा कॉमन यूज़ होने वाला है। आपको पता है हमारे पास लेडीज़ आती हैं, वो 30 क्रॉस करती हैं, 30 बाद तो मेनोपाज, प्री मेनोपाज में चली जाती हैं, कुछ 40, कुछ 45 इस तरह, लेकिन 50 के बाद तो बिल्कुल ही। लेकिन इसलिए कि मैंने वो बिल्कुल रिच एरिया, जो बहुत ज़्यादा रिच एरिया है, हमने उसको यहाँ डिस्कस करना है। ये फिर रेयर होगा अगर 100 में से 10 बंदे आगे अच्छा जाते हैं, 100 में से 20 बंदे आगे अच्छा जाते हैं, 50% आगे जाते हैं, जो अगली एज का ग्रुप है उसमें कितना सेहतमंद जाते हैं। लेकिन यहाँ सारे मैक्सिमम सेहतमंद रहेंगे, ये रेयर होंगे, वो कम होंगे। अदरवाइज यहाँ हार्मोनल सिस्टम पीक पे होगा, सबका काम कर होगा, कुछ छोटा मोटा कम थोड़ा सा, लेकिन ये पीक टाइम है। ये जो आपका 20-22 साल का एरिया है ना, ये बहुत ही रिच एरिया है इसका। अब यहाँ एक और बड़ा मसला होता है कि यहाँ शादी की उम्र आ जाती है और फिर यहाँ 2 फैमिलियों आपस में मिलती हैं, ठीक है ना। इट इज़ द पीरियड ऑफ रिलेशनशिप ऑफ 2 फैमिलीज। पहले तो आप अकेले होते हैं घर में, एक बाप, एक माँ, उसकी औलाद, उसके बहन भाई, वो एक कुब्बा कबीला चल रहा होता है। लेकिन जब 2 फैमिली की रिलेशन, जब 2 बंदों का रिलेशन होगा तो वो बेसिकली 2 फैमिली का रिलेशन होगा। तो वहाँ पहले जितने मसाइल नहीं, उससे मसाइल बढ़ सकते हैं, उससे इमोशनल मसाइल, फिजिकल मसाइल, फाइनेंशियल मसाइल बढ़ जाएंगे। आपने एक फैमिली का माहौल अच्छा रखना है, एक 2 फैमिलियों को चलाना है, उनके रिश्तों का ख्याल करना है। फिर यहाँ बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट भी आएंगी, फिर यहाँ जेलसी भी आएगी, फिर यहाँ सप्रेशन भी आएगी, इमोशनल सप्रेशन भी आएगी, फिर बहुत सारी चीज़ें यहाँ क्रिएट होंगी जो पीछे सिंगल फैमिली में उनका दायरा कम था। इसलिए जब भी आपके पास 18 साल के बाद बंदा आएगा तो ये क्वेश्चन आपने करना होगा कि मैरिड अनमैरिड। तो मैरिड के मसाइल और हो जाएंगे, अनमैरिड के मसाइल और होंगे। तो हम दोनों को अलग-अलग देखेंगे। अनमैरिड के भी यहाँ मसाइल हैं और मैरिड के अपने ज़्यादा मसाइल हैं। और यहाँ फिर 2 टाइप की डिजीज पैदा होती हैं, 2 टाइप ऑफ इलनेस पैदा होगी, एक ज़हनी और एक जिस्मानी। ज़हनी क्या होगा कि जब एक नए माहौल में औरत जाती है, मर्द जाता है, तो क्या मतलब वो जो फ्रीडम था, क्या वो फ्रीडम उतना रहता है या नहीं रहता। आपका जहाँ रिलेशन हुआ, क्या आपकी ज़हनी मुताबिकत उसके साथ बन रही है? नहीं। पहली तो बात है कि जिस दोनों कपल के दरमियान ज़हनी मुताबिकत बन रही है या नहीं बन रही। फिर दोनों फैमिली के दरमियान मुताबिकत बन रही है नहीं बन रही। कपल, बाद दफ़ा आपने देखा होगा कि कपल दोनों खुश रहते हैं, लेकिन फैमिली की वजह से सप्रेशन हो जाती है। तो ये बड़ा एरिया है कि एक डॉक्टर अगर बहुत कॉम्पिटेंट है, तो मैं ये समझता हूँ ये सोशल मसाइल ऐसी हमारे पास दवाइयाँ कि एक वो इधर खिलाओ, एक इधर खिलाओ, एक इधर खिलाओ, एक इधर खिलाओ, तो वो अच्छे रिलेशन हो सकते हैं और होते हैं। हमने बेशुमार डाइवर्स रोकी हैं, हमने बेशुमार सेपरेशन रोकी हैं, हमने बेशुमार कपल को खुशकुन और खुश ज़िंदगी गुजारने के लिए हमने मेडिकेशन की और वो ऐसा हुआ है। तो ये कोई पंचायत वाला जो निज़ाम है या बड़े
समझाते हैं, बाद लोग समझ जाते हैं और बाद नहीं समझ जाते। ये कंपल्शन है अंदर की, क्योंकि वो रवैये तब्दील, बाद लोगों 100 में से 10% किसी के कहने पे वो रवैया तब्दील कर लेगा, लेकिन जो अंडर की कंपल्शन है, जो पर्सनैलिटीज़ हैं, वो पर्सनैलिटी अपने रवैये मास वाई मेडिकेशन के तब्दील नहीं करेंगे। वो कुछ पर्सनैलिटीज़ में आपको दिखाऊंगा भी कि वो कैसी पर्सनैलिटी है, वो उससे हमें उसको कैसे निकालना है। ये पर्सनैलिटी आपको चलती फिरती नज़र आएंगी और यही आपने एसेस करना है। ये पर्सनैलिटी आपको मिलेगी और ये पर्सनैलिटी आपको बिल्कुल दवाओं में मिलती है, बिल्कुल पूरी पर्सनैलिटी की पिक्चर, ड्रग पिक्चर बन रही होती है। और लोग हमें ये कहते हैं, क्वेश्चन रेज ज़रूर करते हैं, अक्सर मुझ पे करते हैं कि ये यार, ये जो मैं अक्सर इसका जिक्र करता हूँ कि यार इतनी जल्दी प्रिस्क्राइब करने का पीछे क्यों लॉजिक्स हैं। तो इतनी जल्दी प्रिस्क्राइब करने का एक पर्सनैलिटी की पिक्चर भी आपके जहन में होती है, ये आया, ये कौन सी पर्सनैलिटी है, ये कौन सी पर्सनैलिटी है, और ये पिक्चर आपके दिमाग में बनी होती है। फिर आप यूं पहचानते जाते हैं उनको, इसी तरह पहचानते जाते हैं जैसे ये मेरे मामे का पुत्र है, ये मेरे चाचे का पुत्र है, ये मेरी खाला है, ये मेरी बहन है, ये मेरा पड़ोसी है, ये कौन है। तो ये जैसे आप इन रिश्तों को, इसी तरह ये पर्सनैलिटीज़ को भी आप पहचानते हैं।